आज के जो टॉपिक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप पूरी क्लास को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा और ये मान के चलिए आज आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। यदि आप पूरी क्लास को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स वे पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दूसरी बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बस पूरी क्लास को देखिएगा। अभी हमने क्या किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 2 वीडियो शेयर कर दिया है, उन दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिए यदि आप चाहते हैं कि सेकंड पेपर में भी आप अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। अभी कहीं जाइएगा नहीं, देखिए अभी क्या होगा, थोड़ा से चिंटू पिंटू वाली बातें मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चिंटू पिंटू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आश्रय के बारे में। देखिए आश्रय उसे कहा जाता है जिस स्थान पर क्या होता है, जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं या आवास कहते हैं। और सभी जीव जंतुओं का अलग अलग आवास होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी जीव जंतु होते हैं कहीं ना कहीं उनका अलग अलग आवास होता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मनुष्यों के आवास के बारे में। देखिए मनुष्यों के आवास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मिट्टी के घर के बारे में। मिट्टी के घर के बारे में अगर देखा जाए तो मेरे प्रिय साथियों, इस प्रकार के जो घर होते हैं सामान्यतः जहाँ पर ज़्यादा तापमान होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक तापमान क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, उन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है गर्मी का, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों की जो दीवारें होती हैं दोस्तों, मिट्टी की सहायता से काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता होगा, तो ऐसा इसलिए किया जाता होगा दोस्तों ताकि अंदर गर्मी ना पहुंच सके। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं। और क्यों होती हैं, क्योंकि ताकि एक तरीके से जो गर्मी है वो अंदर तक ना पहुंच पाए और जिससे कि घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की ज़्यादा हानि ना हो। क्योंकि आप सोचिए ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित होगा, ज़्यादा परेशान होगा और कहीं ना कहीं उसके लिए लंबे समय तक वो व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, या ऐसे में कहा जाए जहाँ पर ज़्यादा तापमान रहता है। ऐसे घरों की जो छतें होती हैं दोस्तों, सबसे खास बात ये होती हैं कि टुनादियों व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, टुनादियों व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। अब टुनादियों लकड़ियों की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये है टुनादियाँ दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं और ये लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो अधिकांश नीम और कीकर किसका यूज किया जाता है, ज़्यादातर नीम और कीकर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नीम की लकड़ी और कीकर का प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छतों में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े ना लगे। अब इस प्रकार के घर देखने को कहाँ मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इस प्रकार के घर हमें देखने को कहाँ मिलेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जैसे स्थानों पर इस तरह के घर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आप पहले से ही जानते हैं कि गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर का जयपुर जो है गुलाबी सिटी के नाम से जानते हैं और यहीं पर थार मरुस्थल है जो कि आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान में क्या है, थार मरुस्थल है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस इनके दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसा मिला दिया जाता है और लेप लगा दिया जाता है। बड़े ही अच्छे तरीके से बनाते होंगे ना। एक बार घर देखिए आप, तो पहले हमारे पास भी घर हुआ करता था, यानी कि हमारा घर तो राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। लेकिन वहाँ पर भी क्या है, मिट्टी के घर हमारे पहले जो हुआ करते थे, जो हमारे दादाजी ने बनाए थे, वाकई में बड़े अच्छे घर बनाते थे और बनाए हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास भी घर होगा। जिसके पास घर मिट्टी के है इस समय वो हमें बताए एक बार कमेंट करके कि हाँ सर हमारे घर पर ही आज भी मिट्टी के घर बने हुए हैं। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। आज अगर आप देखें तो हमारे पास जो पक्के घर हैं, लेकिन अगर मिट्टी के घर देखें तो क्या अद्भुत है। मतलब कि कितने अच्छे तरीके से और कितना बढ़िया तरीके से सजा कर बनाया जाता था घर। बताया जाता है कि इसके फर्श को समय समय पर लीपा भी जाता है। और किससे लीपा जाता है दोस्तों, तो गोबर से लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता होगा, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो कीड़े ना लगें। तो इसके फर्श को अगर देखा जाए तो समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लगे, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों हमने आपको बताया कि मिट्टी के घर अगर देखा जाए तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान यानी टेम्परेचर मिलता है या तापमान होता है, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और यहाँ के जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों, इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर गर्मी ना जा सके। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो छतों को, घर के छतों को टुनादियों व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो लकड़ी का यूज किया जाता है, नीम व कीकर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। फिर हमने आपको बताया इस तरह के घर अगर देखा जाए तो राजस्थान, वैसे तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में है, मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में इस तरह के मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पहले तो लोग इसलिए बनाते थे मिट्टी के घर, गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो गरीबी की वजह से लोग बनाते थे। क्योंकि आप सोचिए कि एक तरीके से आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले क्या हमारा देश जो था, सभी हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमीर थे? नहीं थे। ठीक है, आज की जो स्थिति है, पहले की ऐसी स्थिति नहीं थी दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है और इसके फर्श को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि किसी भी प्रकार के कीड़े ना लगे। आइए समझते हैं मनुष्यों के आवास में ही बर्फ के घर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इग्लू कहा जाता है। इग्लू को अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसका जो आकार होता है गुंबद के आकार का होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, जो इग्लू होता है उसका जो आकार होता है, यानी जो घर होता है, वो बर्फ का जो घर होता है कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। इस प्रकार के घरों का जो निर्माण होता है दोस्तों, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। क्या अद्भुत चीजें हैं ना। एक बार आप सोचिए कि कितने अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं, मतलब कि क्या कला है। मतलब कि आप सोचिए एक बार किस तरह की कितनी अच्छी कला है, जो लोग बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर क्या कर देते हैं, एक छोटा सा घर बना देते हैं। या एस्किमो जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है और इनका ये जो घर होता है अस्थायी होता है, यानी कि अनपरमानेंट होता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एस्किमो जनजातियों या शिकारियों द्वारा बनाया जाने वाला जो घर होता है दोस्तों, वो बर्फ के घर होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। और यह किस प्रकार का घर होता है? अस्थायी घर होता है। अच्छा, एस्किमो जनजातियां मिलेंगे कहाँ हमें? तो जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं और ग्रीनलैंड के आर्कटिक वाले क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर एस्किमो जनजातियां देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार के घरों में प्रवेश करना कह सकते हैं एक तरीके से काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके जो प्रवेश द्वार होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ताकि दीवारों के बीच मौजूद हवा बाहर ना जा सके दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में भी पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन घर भी हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि इग्लू जो मुख्य रूप से हैं कनाडा में भी पाए जाते हैं और अस्थायी यानी कि शीतकालीन घर हैं। अब आइए बात कर अभी कहीं जाइएगा नहीं, केवल अभी थोड़ा से आवास के बारे में बता रहा हूँ, अभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहीं जाइएगा नहीं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि कहीं जाइएगा नहीं, मिस मत करिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो ये मान के चलते हैं आप 2-4 नंबर को कहीं मिस ना कर दें। ठीक है, बिल्कुल भी आप मिस ना करें इस क्लास को, क्योंकि मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ इसमें से ज़रूर 4 से 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ कि आपके 5 से 7 नंबर यहाँ से फिक्स हो ही जाएँ दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं बांस या लकड़ी के घर के बारे में। देखिए, बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं तो ऐसे जगह इस तरह के घर पाए जाते हैं जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है। जहां पर क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है, वहां पर क्या होता है, बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बांस और लकड़ी के घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घर अगर गिर भी जाए तो किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि ना पहुंचे, यानी कि जन धन हानि ना होनी चाहिए, ना हो। इस प्रकार के अपेक्षाकृत जो घर होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं और इनका निर्माण अगर देखा जाए तो बांस व लकड़ी के माध्यम से किया जाता है। और ज़मीन से लेकर अगर देखा जाए तो 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 10 से लेकर 12 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों बनाए जाते हैं। इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य ये होता है कि अत्यधिक वर्षा में सुरक्षित निवास करना, ताकि वे क्या कर सकें, एक तरीके से सुरक्षित निवास कर सके, क्योंकि उनके घरों में पानी ना जाए। और इस प्रकार के घर अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार के घर कहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों तो असम में मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा।
आइए अब बात कर लेते हैं लकड़ी व पत्थर के घर के बारे में। लकड़ी व पत्थर के घर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पत्थर और ये जो घर होते हैं दोस्तों, पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं दोस्तों, या इनकी सहायता से बने होते हैं। इन घरों में सबसे खास बात यह है दोस्तों, इन घरों की जो दीवारें होती हैं चूने द्वारा पोती जाती हैं। किसके द्वारा पोती जाती हैं? चूने द्वारा पोती जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कीड़े न लगे दोस्तों, इसलिए ऐसा किया जाता है या किया जाता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके घरों में फर्श की लकड़ी द्वारा बनाए जाते हैं। इनके घरों में फर्श जो होते हैं लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके जो फर्श होते हैं लकड़ी के से बनाए जाते हैं। और ये जो घर होते हैं 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अगर देखा जाए तो निचले मंजिला का प्रयोग स्वयं निवास करने के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि निचले मंजिलों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो निचले मंजिल में लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं, कह सकते हैं अपना निवास करते हैं, मतलब उसमें रहते हैं। और इस प्रकार के घर अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो या तो आपको हिमाचल प्रदेश में या तो आप लद्दाख में देखने को पाएंगे, और हिमाचल प्रदेश लद्दाख दोनों जगह भी पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि जो घर की छतें होती हैं वे ढालूदार होती हैं। कैसे होती हैं? ढालूदार होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी जो छतें होती हैं ये देखिए ढालूदार होती हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, मिट्टी के घर जो घर होते हैं उनकी छतें होती हैं कैसे? टुनादियों द्वारा होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इनके जो घर होते हैं ढालूदार होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता होगा? क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्फबारी पड़ती है दोस्तों, ताकि बर्फ नीचे गिर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जबकि लद्दाख में ये समतल भी हो सकते हैं। लद्दाख में अगर देखा जाए तो ये समतल भी हो सकते हैं। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाजों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। तो लद्दाख में छतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि अनाज को सुखाया जा सके। दोस्तों आइए बात करते हैं हाउस बोट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हाउस बोट आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए समझते हैं हाउस बोट के बारे में। तो इसे क्या कहा जाता है? तैरता हुआ घर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे तैरता हुआ घर कहा जाता है। और यह अधिकांश 2 मंजिले में होते हैं। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसकी सबसे खास विशेषता यह है दोस्तों कि 2 मंजिले होते हैं। वाह, क्या अद्भुत चीज़ें हैं। हमारे देश के जो लोग हैं कितना ही एक तरीके से आश्चर्य हैं लोग जो बड़े ही कलाकार हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से काम को करते हैं। हाँ, एक बार आप देखिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जहाँ जैसे वहाँ वैसे बन जाते हैं। ये है भारत की विशेषता। भारत एक विविधता वाला देश है, एक डाइवर्सिटी वाला देश है। जिस देश में अगर देखा जाए तो इतने सारे धर्म हैं, इतने सारी जातियाँ हैं, लिंग है, धर्म है, समुदाय हैं, फिर भी भारत ये दिखाता है अनेकता में भी एकता है। क्या अद्भुत है ना भारत। आप सोचिए, भारत जैसे देश में जन्म लेने से आपको हमेशा अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि वाकई में हमारा जो जन्म हुआ है जिस देश में, अद्भुत है देश, जहाँ पर क्या होता है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति को सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। क्या अद्भुत है ये देश। ठीक है, जहाँ पर भगवान राम की पूजा होती है और भगवान बुद्ध के आदर्श को माना जाता है। और जहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों, जहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह को भी माना जाता है, और यहाँ पर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद साहब को भी माना जाता है। क्या अद्भुत है ये देश, जहाँ पर हर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पर देखा जाए तो होली भी मनाई जाती है और साथ मिलकर ईद भी और बकरीद भी मनाई जाती है। आप देख रहे हैं एक ऐसा देश है जहाँ पर सब कुछ है और जहाँ पर हर व्यक्ति मिलजुल कर रहता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन अगर भारत के भ्रमण आप करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में भारत एक महान देश है। ठीक है, क्यों कहा जाता है भारत को एक महान देश? इसीलिए कहा जाता है। बात करते हैं इसमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है दोस्तों। जो एक घर होते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। देखिए हमारे देश के लोगों में कितनी अद्भुत क्षमताएं हैं।
अगर उन्हें आकर्षित करना है तो कैसे आकर्षित करना है लोगों को वो भी जानते हैं कि कैसे हमें अपना व्यापार करना है और कैसे लोगों को अपने तरफ करना है। क्या अद्भुत है चीज़ें, कितने अच्छे तरीके से लोग अपने काम को करते हैं। सजावट और सुंदर नक्काशी इसलिए किया जाता है ताकि पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इस प्रकार के घर अगर कहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो अगर आप जानते हैं तो दक्षिण भारत की बात करते हैं तो केरला, और अगर आप देखते हैं तो उत्तर भारत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, ऐसे 2 जगहों पर इस तरह के घर देखने को मिलेंगे हाउस बोट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं डोंगे के बारे में, या डोंगे ही होगा इसे कहा जाता है शायद, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, तैरता हुआ घर कहा जाता है। डोंगे के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तैरता हुआ घर कहा जाता है, और 1 मंजिले होते हैं। इनकी सबसे खास बात ये है दोस्तों, ये जो डोंगे होते हैं 1 मंजिला होते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डोंगे कितने मंजिले बनाए जा सकते हैं, तो 1 मंजिले बनाए जा सकते हैं जो ऊपर से खुले हुए होते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मछुआरों के, किसके द्वारा किया जाता है, मछुआरों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो मछुआरों द्वारा किया जाता है। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार बोलिए कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, कमेंट करिए फट्टा से। चलिए आइए बात करते हैं पिग्मी जनजाति के बारे में। बहुत सारे छात्रों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस बार यदि आप वो पढ़ रहे हैं तो नया ही जानने को मिल रहा है। पिग्मी जाति के आवास के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों एक कांगो बेसिन के पिग्मी एक मानव प्रजाति है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो कांगो बेसिन में पाए जाने वाले पिग्मी जनजाति हैं वो क्या मानव की प्रजाति हैं, तो बिल्कुल मानव की प्रजाति हैं, इस बात को बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका निवास क्षेत्र अगर देखा जाए तो मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी में है दोस्तों। तो इसका निवास क्षेत्र जो है मध्य का अफ्रीका के कांगो नदी घाटी है, और इसका जो आवास है अस्थाई है। इनका जो आवास होता है अस्थाई होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी जहाँ दोस्तों, ठीक है। पिग्मी जनजाति की सबसे खास बात यह है कि इनके जो घर होते हैं अस्थाई होते हैं। इनकी एक और सबसे विशेषता है दोस्तों, सबसे खास बातें ये हो जाती हैं कि ये जानवरों से बचने के लिए क्या करते हैं, जानवरों से बचने के लिए अपना आवास वृक्षों पर बना लेते हैं। क्या देखो कैसे लोग रहते हैं इस विश्व के लोग में, अगर देखा जाए तो विश्व में भी कितनी डाइवर्सिटी है, कहाँ पर लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक बार हमें सोचना चाहिए, कई बार हमारे पास कोई समस्याएं आती हैं तो हम समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप देखें तो जहां पर लोग हर दिन समस्याओं से ही जूझते हैं, क्या अद्भुत है चीज़ें, कैसे लोग, कैसे मानव रह रहा है, ठीक। और कहां कहां पर मानव देखो रह रहे हैं, वृक्षों पर आवास बना लेते हैं। सोचिए पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और किस लिए करते हैं, ताकि जंगली जानवर से बच सके। हाँ आप सोचिए एक तरीके से कैसा प्रकृति ने कैसा एक तरीके से निर्माण किया है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों के आवास के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, ठीक है। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिया हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, आपके 5 से 7 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 5 से 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंता मत करिए, 2 से 3 क्लास हमारी कर लीजिए, इससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब समय आ चुका है जो मैं आपको 2 से 3 क्लास में ही प्रोवाइड करा दूँ। बात करते हैं चील के बारे में, तो चील जो है सबसे बड़ा घोंसला है। और चील अगर देखा जाए तो चील पक्षी जो होता है, जिसका घोंसला जो होता है सबसे बड़ा घोंसला होता है। लगभग अगर इसको देखा जाए तो इसका जो घोंसला होता है दोस्तों 4 फीट चौड़ा हो सकता है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका एक तरीके से 4 फीट चौड़ा हो सकता है घोंसला दोस्तों, तो चील को ध्यान रखिएगा, वहाँ गिद्ध को मत ध्यान रखिएगा। ये अपने घोंसले को क्या करते हैं, निर्माण, ये अपने घोंसले के निर्माण में इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊंची डाल पर बनाते हैं। ये अपने घोंसले का प्रयोग क्या करते हैं, साल दर साल करते हैं। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है, कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में हर साल ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती है दोस्तों, तो वो है चील है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चील की सबसे खास बात कौन कौन सी है, पहली बात ये याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा घोंसला होता है, 4 फीट चौड़ा घोंसला हो सकता है। इसके इलाके के
घोंसले के निर्माण में क्या होता है, इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ और सबसे ऊंची डाल पर ये बनाते हैं और साल दर साल क्या करते हैं, अपने घोंसले का प्रयोग करते हैं। क्या अद्भुत है ना। आप देखिए पक्षी वगैरह भी कितना बढ़िया से घर बनाते हैं। गिद्ध के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप सोचे कि अगर बच्चों को महसूस करके आप पढ़ा देंगे, जिस दिन आप टीचर बनेंगे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को जब इस तरह की जानकारियाँ देंगे ना, तो बच्चे आपको भगवान मानने लगेंगे, क्योंकि वो बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। और जैसा आप बताएंगे उनके मन में जब चित्र बनेगा और जब आप उन्हें दिखाएंगे तो ये मान के चलिए वे बड़े हैप्पी होंगे, आपको मानेंगे कि ये भगवान ही स्वयं उतर कर आए हैं, अगर आपने सच्चे मन और दिल से पढ़ा दिया तो। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई भी टीचर है, अगर वो सच्चे दिल और मन से जिस दिन पढ़ा दे, उस दिन छात्र कभी नहीं कहेंगे कि आज मुझे समझ में नहीं आया है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। ठीक है, बस ये होता है कि किस दिन क्या परिस्थिति होती है और किस दिन टीचर कैसा पढ़ाता है और कैसा समझाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं गिद्ध के बारे में। तो गिद्ध के बारे में अगर देखा जाए तो गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करती है। आपके एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि एक तरीके से गिद्ध ऐसा कौन सा पक्षी है जो चील के छोड़े गए घोंसले पर क्या करती है, अपना अंडे दे देती है, तो वो है गिद्ध है दोस्तों। और गिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गिद्ध और चील को सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप जानते ही हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, या इलाके के सुनसान पेड़ों पर क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो सुनसान जगहों पर अपने घोंसले को बनाना पसंद करती है दोस्तों, तो वो है गिद्ध है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए बात कर लेते हैं फाख्ता नामक पक्षी के बारे में। भला कौन नहीं जानता है, जिसे घुग्गू के नाम से जानते हैं हम। जिसे किस नाम से जानते हैं, घुग्गू के नाम से जानते हैं। और एक सुंदर पक्षी, इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों, कबूतर का है। कबूतर जैसे प्रजाति, कबूतर जैसे दिखता है और कबूतर प्रजाति का एक बहुत सुंदर पक्षी है। पहले मैं फाख्ता को मैंने नहीं देखा था, फाख्ता नामक पक्षी को मैंने नहीं जब देखा था तो मुझे ऐसा लगता था फाख्ता नामक पक्षी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और जब मैंने इसको देखा तो इतनी सुंदर पक्षी, इसकी सुंदरता को देखकर मैं बिल्कुल एक तरीके से अचंभित हो गया कि फाख्ता नामक पक्षी के बारे में तो मैंने कुछ अलग ही सोचा था, यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, फाख्ता नामक पक्षी जो है कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है, और जिसे किस नाम से जाना गया है, घुघू पक्षी के नाम से जाना गया है। और यह अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, दोस्तों, तो घोंसला झाड़ियों में बनाती हैं या बनाता है। ठीक है, और कहाँ पर, कैक्टस की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके क्या नाम है, उसके कैक्टस नामक क्या होता है, जो यार होता है डाली में क्या होता है, अपना घोंसला बनाती हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो फिर उसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे मुझे तो जहाँ तक लगता है कैक्टस की ही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पक्षियों के आवाज़ के बारे में। पक्षियों के आवाज़ के बारे में अगर देखा जाए तो फिर हम देखते हैं कौवा के बारे में। ठीक है, पक्षियों की आवाज़ के बारे में ही देख रहे थे, अब आइए देख लेते हैं कौवा के बारे में, जो जीवन भर अपना सुख नहीं कह सकते हैं, घर तो बनाता है इतना सुंदर से, घर तो इतना अच्छा बनाता है, घोंसले का इतना बेहतर निर्माण करता है और अपने अंडे को भी रखने का प्रयास करता है, लेकिन ये कभी भी कह सकते हैं अपने अंडे को, मतलब कह सकते हैं अपने बच्चे को पालने में जीवन का सुख नहीं पा पाता है। क्या अद्भुत है, कैसे नेचर ने बनाया हुआ है। सोचिए एक बार, अगर आप सही तरीके से सोचें तो नेचर ने कैसे प्रकृति का निर्माण किया हुआ है ना। कौवा जो है अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल का प्रयोग करता है। तो किसी भी सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली का प्रयोग करता है। और राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहा गया है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा में कौवे के को क्या कहा गया है, तो कागला, तथा और मारवाड़ी भाषा में इसे क्या कहा गया है दोस्तों, हाडा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कागला उसे कहा गया है जो कौवा है, और मारवाड़ी भाषा में हाडा उसे कहा गया है जो कौवा है दोस्तों। तो कौवा को ही क्या कहा गया है, कागला कहा गया और हाडा कहा गया है। किस भाषा में कहा गया है, तो राजस्थानी भाषा में अगर देखा जाए तो कागला, और मारवाड़ी भाषा में क्या कहा गया है, हाडा कहा गया है। इसकी जो आवाज़ होती है तो आप तो जानते ही इसकी आवाज़ कितनी डिस्टर्ब करती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कौवे की 6 प्रजातियां भारत में ही मिलती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
आइए समझ लेते हैं कोयल के बारे में। तो कोयल के बारे में अगर देखा जाए तो घोंसले का निर्माण तो करती ही नहीं है, बल्कि दूसरे के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है कोयल। यही बातें हैं कौवे के घोंसले। देखिए कोयल की विशेषता क्या है, कोयल की विशेषता ये है कि अपने घोंसले का निर्माण तो करती नहीं है, लेकिन कौवे के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है, यानी कि अपने अंडे को गिरा देती है दोस्तों। और कौवा क्या करता है, इसके अंडे को सेकता है। क्या देखो कितना अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कैसे बना दिया गया है नेचर के द्वारा, अगर आप महसूस करें। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयल जो है भारत में कई जगह कविताओं का अच्छा प्रतीक माना जाता है दोस्तों। आप लोगों ने कहा है, जैसे आप लता मंगेशकर की बात करते हैं, लता मंगेशकर जो संगीतकार जो अब हमारे दुनिया में नहीं रही, जिसे भारत की कोकिला कहा गया है दोस्तों। और क्यों कहा गया था, क्योंकि भारत की कोकिला इसलिए कहा गया था क्योंकि कोयल के जैसे उनकी आवाज़ थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयल या कोकिल की बात करते हैं तो कुक्कू कुल का पक्षी है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको कि किस कुल का पक्षी है, तो कुक्कू कुल का पक्षी है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं शुतुरमुर्गी के बारे में। शुतुरमुर्गी के बारे में आपको तो पहले से ही पता होगा, जमीन में गड्ढा खोदकर क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं और वहीं पर क्या होता है, अंडे देता है दोस्तों। तो जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण कौन करता है, शुतुरमुर्ग करता है और वहीं पर अंडे देता है। आवश्यकता पड़ने पर अगर देखा जाए तो दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। यहाँ सोचिए एक बार आपकी गाड़ी पीछे हो जाएगी, लेकिन शुतुरमुर्ग पीछे नहीं होगा। हाँ आप सोचिए, कहा जाता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि भैया ये शुतुरमुर्ग के जैसे दौड़ता है, तो वही शुतुरमुर्ग की बात की जा रही है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिकतम तेज गति से भाग सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं। तो दर्जन चिड़िया को अगर देखा जाए तो 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों। देखिए मतलब कि क्या अच्छी चीज़ें हैं ना। आज मुझे पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मैं पूरा महसूस करके इस समय पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से। हाँ तो देखिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, भले ही आप लोगों ने 1-2 बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार आपको तो कुछ नया ही तरीका मिल रहा होगा कि आज प्रवीण सर बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि मन हैप्पी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं दर्जन चिड़िया की बात करते हैं तो 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों, और उसी में क्या करती है, अंडे देती है। तो उसी में क्या होता है, दर्जन चिड़िया अंडे देती है। दर्जन चिड़िया को उसका नाम उसकी घोंसला बुनने की खास कला के कारण जाना जाता है। तो इसका नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अद्भुत तरीके से अपने घोंसले का निर्माण करती है। सोचिए, सिलती है घोंसले को। हाँ आप सोचिए, यहाँ तो मनुष्य नहीं सिलता है अपने कपड़े को, यहाँ क्या होता है कि वो दूसरे से सिलवाता है। आप देखती हैं यहाँ पर चिड़िया जो क्या कर रही है, अपने घोंसले का निर्माण स्वयं कर रही है, अपने घर का निर्माण स्वयं कर रही है, और जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया, दर्जन चिड़िया नाम पड़ गया दोस्तों। इसका कला आप देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाही पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो जुलाही पक्षी जो है घोंसला, इसका जो घोंसला होता है दोस्तों, लालटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला होता है ना। आप देखिए कि एक तरीके से जुलाही पक्षी जो है, इसका घोंसला कैसे होता है, लालटेन की तरह होता है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, बिल्कुल आप चित्र जैसे फोटो क्लिक करते हैं, जैसे कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं, कैमरे से फोटो खींचते हैं, वैसे अपने दिमाग में क्लिक कर लीजिए कि लटकता हुआ, यानी कि लालटेन का घोंसला अगर किसी का होगा तो होगा जुलाही पक्षी का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बसंत गौरी के बारे में बात करते हैं। तो बसंत गौरी जो है पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। संत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्मियों में टुक टुक करने वाली पक्षी का नेम क्या है, तो आप बता दीजिएगा, संत गौरी नेम है। क्या नाम है, संत गौरी पक्षी का नेम है, और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है दोस्तों। संत गौरी नहीं, बसंत गौरी, सॉरी यार, बसंत गौरी वो पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शक्कर खोरा बड़ा अच्छा पक्षी है, समझिएगा इसके बारे में। शक्कर खोरा नामक पक्षी जो है छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है या बनाती है, शक्कर खोरा नामक जो पक्षी होता है दोस्तों, वो क्या करता है, छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना घोंसला लटकता हुआ बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस, नागफनी आ गया ना, चलिए बहुत अच्छा हुआ, नागफनी कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। ये अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर दे दी गई।
अब बात करते हैं उल्लू के बारे में। भला कौन नहीं जानता है उल्लू के बारे में। उल्लू की सबसे खास बात यह है दोस्तों, दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा देख लेता है। दिन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो रात में ज़्यादा देखने वाला अगर कोई पक्षी है तो वो है उल्लू है। अपनी गर्दन को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से घुमा लेता है। क्या है, हाँ, कितनी अच्छी बातें हैं एक तरीके से उल्लू भाई। हाँ, कहा जाता है कई बार आप उल्लू हैं। हाँ, तो उल्लू, थोड़ा से लोगों को लगता है उल्लू शब्द बेकार है, लेकिन उतना भी बेकार नहीं है। हाँ, तो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन पूरी घुमा लेता है। और एक और पक्षी है दोस्तों, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। झटके से घुमाने वाली पक्षी का नेम क्या है? झटके से अपने गर्दन को घुमाने वाली पक्षी का नेम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो याद है, अगर मैं बता दिया तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि झटके से झटके से घुमाने वाली जो पक्षी है अपने गर्दन को जो घुमाती है, उसका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं। बात करते हैं कलचिड़ी पक्षी के बारे में, जिसे इंडियन रोबिन कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडियन रोबिन कहा गया है। तो कलचिड़ी पक्षी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे इंडियन रोबिन कहा गया है। और नामक पक्षी जो है जमीन पर बड़े पत्थर के बीच खाली जगह में अपने, देखिए इसकी सबसे खास विशेषता ये है दोस्तों कि यह जो पक्षी है अपने घोंसले का निर्माण जमीन पर खाली पड़े पत्थर जो होते हैं उसके बीच में जगह खाली जो होता है उसी में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, यानी कि वहीं पर उसका घोंसला होता है दोस्तों। ठीक है, तो रोबिन पक्षी, इंडियन रोबिन पक्षी के बारे में ध्यान रखिएगा, जो क्या करती है, एक तरीके पत्थरों के बीच में खाली जो जगह होती है उसी में रहती है और उसी में अंडा देती है और उसी में अपना घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों। तो इंडियन रोबिन पक्षी का नेम क्या है दोस्तों? कलचिड़ी पक्षी है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको। आइए समझ लेते हैं गौरैया के बारे में। आज तो यार मैं पढ़ाते चला गया, समय का नहीं पता चला। चलिए गौरैया पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो गौरैया पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो गौरैया पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आप जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है कि 20 मार्च कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस दोस्तों? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया पक्षी के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक प्रजाति है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं गौरैया अपना घोंसला घरों में खुले में स्थान में होते हैं और वहां पर बनाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मनुष्यों के घर में रहने वाले जीव के बारे में। मतलब हमारे आपके घरों में रहने वाले जो जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी, ये सब जानते हैं, इसमें बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और जंगल में रहने वाले जीव की बात करते हैं तो भला कौन नहीं जानता है, शेर, हाथी, हिरन, घोड़ा, ठीक है, शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर और चिंपैंजी, तेंदुआ और लकड़बग्घा, ये सब भला कौन नहीं जानता है। और पेड़ पर रहने वाले जीव की बात करते हैं, बंदर, स्लॉथ, लंगूर, पांडा और विभिन्न प्रकार के पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस क्लास को मुझे लगता है कि यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए आज, और कल की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितना आपका एग्जाम होगा। तो कल की भी क्लास को मिस मत करिएगा। अगर कोई मिस करता है तो 1, 2 नंबर, 4 नंबर अपना कटवा सकता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बद्दुआएं नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, इस बात को थोड़ा से लाइट उस तरह मत लीजिएगा। ठीक है, गलत वे में कई बार कई छात्र ले लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप तो नेगेटिव बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके अच्छे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों चाहूँगा। अब देखिएगा आगे जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, वन लाइनर प्रश्न मिलने वाले हैं कि कुछ जानवर रात में जागते हैं या जानवर हर चीज़ कौन सा रंगों में देखते हैं, तो काला और सफ़ेद की बात की जाती है। तो कल की क्लास जो होगी दोस्तों उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण होगा। बस आप पूरी क्लास को फॉलो करते चलिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, बस वो बातों को सुन ले और समझ ले और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर ले, हमारी बातों को थोड़ा से मान ले, बस उसका सिलेक्शन तो पक्का ही है। ठीक है, कल की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसको आप देखिएगा। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास है, भारत के संविधान की क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट का सेकंड पेपर भी निकल जाए तो दोनों क्लास को मिस मत करिए। निश्चित तौर पर आपका सीटेट का सेकंड पेपर भी निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एक और क्लास देने वाला हूं जिसमें 60 नंबर आपको मिलने वाला है सेकंड पेपर में। 60 नंबर वो होगी दोस्तों पैडागोजी की क्लास होगी। बस आज या कल, आज तो होगी नहीं, अब कल मान के चलिए। मैं सोचता हूँ कल देखता हूँ कि कल हो जाए क्लास। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।